साइबर ठगी को लेकर आप चिंता में रहते हैं क्योंकि दूसरी तरफ किसने आपके साथ ठगी की है या फ्रॉड किया है इसके बारे में आपको जानकारी नहीं होती। लेकिन खबरें अभी तक की तरफ से अब जिस खबर को आप आगे देखने वाले हैं, जो जानकारी आपको मिलने वाली है, शायद आपको काफ़ी हद तक मदद मिलेगी इस प्रकार का कोई फ्रॉड होने पर या फिर कोई थ्रेट होने पर। हमारे साथ एसपी साइबर क्राइम अमित दहिया हैं जिनसे हम बात करेंगे इस बारे में। दहिया साहब, सबसे पहले तो डायल 112 के साथ जिस तरीके से इस सेवा को जोड़ दिया गया है, किस तरीके का रिस्पांस जो है वो मिल रहा है और कितना आप कारगर सिद्ध हो पा रहे हैं लोगों की साइबर क्राइम से बचाने को लेकर के, ठगी से बचाने को लेकर? हमने पूरे हरियाणा वासियों से अपील किया था कि वो जब भी उनके साथ किसी प्रकार का कोई भी साइबर फ्रॉड हो जाए तो वो सबसे पहले 112 या 1930 पर कॉल करें। 1930 हमारी साइबर हेल्पलाइन नंबर है और 112 पे वो सारी कॉल आती हैं। उसके बाद हरियाणा पुलिस ने यहाँ स्पेशली करीब 50 के आसपास पुलिस एम्प्लॉय को लगाया हुआ है जो आपकी कंप्लेंट्स को सुनते हैं और एक फॉर्म फिलअप करवाते हैं। वो 5-7 मिनट के अंदर ही भरा जाता है कि किसके साथ और किस प्रकार का आपके साथ साइबर फ्रॉड हुआ है। फिर हम आगे बैंक्स के साथ कोऑर्डिनेशन करके वो पैसा रुकवा देते हैं। अब तक करीब हमारे पास इस साल के अंदर अक्टूबर महीने तक 50,000 के आसपास कंप्लेंट्स, साइबर की कंप्लेंट्स आ चुकी हैं और हम लोगों ने आम पब्लिक का लगभग 30 करोड़ से ज़्यादा का पैसा रुकवाया हुआ है। सर, ये कैसे रुकवाया हुआ? आमतौर पर सुनने में आता है एक आम आदमी के लिए कि उनको कोई कॉल आया या OTP शेयर कर दिया किसी भी लालच में आकर के, या किसी वेबसाइट पर कुछ क्लिक करने की वजह से जो है उनकी इन्फॉर्मेशन चली गई। वो तमाम चीज़ें जाने के बाद इंसान समझता है कि भाई उसकी तो पूंजी जो है वो सामने वाले ने चुरा ली है। उसको किस तरीके से कदम उठाने और आपका क्या प्रोसेस रहता है फिर, अगर और वो कितने समय में कदम उठ जाए ताकि उसको कोई मदद मिल सके? जब 1930 पर कॉल आता है तो ऑलरेडी भारत सरकार द्वारा MHA पर एक पोर्टल बनाया हुआ है, नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल। जैसे ही उसके ऊपर कंप्लेंट रजिस्टर होती है तो पूरा एक चार्ट निकल कर आता है कि आपका पैसा कहाँ कहाँ जा रहा है, किस किस लेवल पर जा रहा है। लेवल 1 एक बैंक से दूसरे बैंक, उससे गूगल पे, पेटीएम्स, ऐसे करते करते वो कहाँ तक, लास्ट मोमेंट तक कहाँ तक गया। और हमारे बैंक्स के साथ जो कोऑर्डिनेशन रहता है वो इंटरनेट के थ्रू है। वो उन्हीं प्रोसेस को फॉलोअप करते हुए, मनी ट्रेल को रोकते हुए। ये मनी ट्रेल जो है ये तो आप पता लगा पाते हैं। हाँ, आम आदमी जब कॉल करता है तो उसको कितने स्टेप तक जाना है? उसके बाद आपके आम आदमी को सिर्फ एक फॉर्म फिलअप करना है। वो फॉर्म भी हमारा ही जो कर्मचारी, पुलिस का कर्मचारी है, वो फॉर्म फिलअप करवाएगा। उसमें 2-4-6 चीज़ें ही हैं सिर्फ, कि आपका नाम क्या है और कॉलर ने जो आपको कॉल किया था उसका क्या हुआ और उसका नंबर क्या है और आपका अकाउंट नंबर क्या है। जैसे वो अपना अकाउंट नंबर देता है, हमारा जो बैंक्स के साथ कोऑर्डिनेशन है, ऑटोमेटिकली हमारे पास एक शीट आ जाती है कि जो पिछला पैसा इसका फ्रॉड से गया वो किस किस चैनल और कहाँ कहाँ तक गया है। तो जितना जल्दी कोई भी विक्टिम हम लोगों को इस बारे में इंफॉर्मेशन देगा, हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा कि हम बैंक्स के साथ उसकी बातचीत करवाकर उस पैसे को वही रुकवा देंगे। और ऐसे सभी बैंक्स, जितने भी हमारे हिंदुस्तान के अंदर बैंक्स हैं, चाहे वो प्राइवेट बैंक है, सरकारी बैंक है, कोऑपरेटिव बैंक है, या हमारी UPIs हैं जो गूगल पे, फेसबुक, पेटीएम, जितनी भी अपनी और ऐसी एजेंसीज़ हैं, हम उन पे उनका पैसा रुकवा देते हैं। आदमी जब पैसा कट जाता है तो ये सोचता है अब तो डेबिट हो गया, अब कुछ नहीं हो सकता, उसके बाद भी कुछ हो सकता है? हाँ, बिल्कुल हो सकता है। जब उसकी कंप्लेंट हमारे यहाँ रजिस्टर होती है तो उसका पैसा रुक जाता है, उसको पता नहीं होता कि उसका पैसा रुक गया है। तो हम लोग उसको फ़ोन करके बताते हैं कि इस बंदे ने या इस फ्रॉडस्टर ने आपको कॉल किया था और आपका इतना पैसा सेव कर दिया गया है बैंक्स की तरफ से सेव कर दिया गया है। अब उसकी FIR रजिस्टर करते हैं, बंदे को, फ्रॉडस्टर को अरेस्ट करते हैं और जब कोर्ट में चालान देना होता है, चालान देने से पहले हम लोग बैंक्स को कहते हैं कि वो 102 CRPC का नोटिस बैंक्स को दे दें, ताकि बैंक्स, जिस बैंक ने उसका पैसा रोका है, उस विक्टिम को वापस वो जो है ऑटो डेबिट करवा दे, वो पैसा, मतलब उसका पैसा वापस रिवर्स करवा दे। कितना प्रोसेस टाइम लगता है सर? डिपेंड करता है कि FIR कब हुई है, अरेस्ट कब हुआ है। और चालान से पहले हम लोग, नॉर्मली ये रहता है कि चालान देने से पहले कोर्ट में, क्योंकि हम लोगों को डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं। उदाहरण के पे मान लीजिए HDFC बैंक से आपका पैसा निकला, आपका HDFC बैंक था और येस बैंक में चला गया और येस बैंक वाले ने पैसा रोक दिया, तो SHO जो है, कंसर्न साइबर थाने का SHO, येस बैंक को लेटर इशू करेगा
कि इतना पैसा आपने होल्ड किया था, ये पैसा वापस रिवर्ट कर दीजिए विक्टिम के अकाउंट में। कोर्ट प्रोसेस की जरूरत नहीं है। इस कोर्ट प्रोसेस सुपरदारी वाली ज़रूरत नहीं है, लेकिन कोर्ट इस बात को मान लेते हैं कि जब SHO ने 102 का नोटिस दिया है तो वो पैसा जो है वो सीज हो जाता है, और सीज होने के बाद जब चालान के प्रोसेस पे जाता है तो कोर्ट कहती है बैंक को कि आप इसका पेमेंट वापस करवा दीजिए। जो ट्रेल है, जो चेन है, वो कितनी बड़ी हो सकती है? और क्या अब नई टेक्नोलॉजी में जो AI का इस्तेमाल होता है, क्या इसका भी इस्तेमाल फ्रॉड करने वाले लोग जो साइबर फ्रॉड कर रहे हैं इस्तेमाल कर रहे हैं? हाँ सर, इसमें हुआ है, लेकिन उसकी क्वांटिटी बड़ी कम है। एक दो केसेस के अंदर ऐसा हुआ है कि जो ट्रेल्स हैं वो 100 200 अकाउंटों तक भी चली गई हैं। नॉर्मली 12-15 अकाउंटों तक रहती है, लेकिन कई ऐसे हैं जिन्होंने AI इस्तेमाल किया है और इसके अंदर जो ट्रांजैक्शंस हैं वो 200 300 ट्रांजैक्शंस, या मैक्सिमम कितने तक गई है? मैक्सिमम 650 भी गई है। 650 अकाउंटों में पैसा ट्रांसफ़र हो गया ऑल ऑफ अ सडन। वो AI का इस्तेमाल करके वो लोग करते हैं, लेकिन ऐसे इक्के दुक्के ही हैं जो ज़्यादा साइबर एक्सपर्ट हैं, लेकिन बाद में वो पकड़े जाते हैं, क्योंकि 600 अकाउंटों से पैसा 20-20 100 रुपये निकालना बहुत मुश्किल है। फाइनली वो पैसा नीचे रोटेट होके आता है, फनल बन के आता है, निकलता फिर वो एक जगह से। तो हमारा फोकस ज़्यादातर वहाँ रहता है कि निकलने वाला पैसा कहाँ गया। वो घुमाता रहता है पैसे को, घूमने के बाद लास्ट में कहाँ गया है, किसने निकाला है, उस पर ज़्यादा फोकस है हमारा। इतनी बड़ी तादाद में ये फ्रॉड अकाउंट ही कहेंगे इनको, ये बन जाते हैं। इन फेक अकाउंट्स को रोकने को लेकर के कोई कवायद आप शुरू कर रहे हैं कि बैंकों के साथ मिल करके? हाँ, इसके लिए हम लोगों ने RBI के साथ मीटिंग किया है, RBI के सीनियर अधिकारियों के साथ मीटिंग किया है। उनसे पूछा है कि जो KYC नॉर्म्स उन लोगों ने हाल फिलहाल में पिछले 1-2 साल के अंदर निकाले हैं, इस ट्रेंड को आते हुए, जो ये ट्रेंड आ रहा है साइबर क्राइम का, इसको देखते हुए हमें लगता है कि आपको अपने KYC नॉर्म्स और KYC नॉर्म्स जो कि बैंक अकाउंट ओपनिंग के वक्त पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, उसको थोड़ा सा और टाइट करने की ज़रूरत पड़ेगी। अभी हम देखते हैं कि सर सेक्सटॉर्शन के केसेस या फिर ऐसी कॉल्स जो हैं, या लोन ऐप के भी काफ़ी फ्रॉड चल रहे हैं, उसके क्या मामले आ रहे हैं और उनको किस तरीके से सुलझा रहे हैं? लोन ऐप के केसेस आते हैं जहाँ पर फ्रॉडस्टर किसी भी विक्टिम को कहता है कि आपको एक पर्टिकुलर लोन दिया जाएगा, और उस लोन के लिए वो उनकी बहुत मिनिमम से मिनिमम रिक्वायरमेंट रखते हैं। बाद में उन्हीं लोन ऐप्स को रिकवर करने के लिए वो उनको एक्सटॉर्शन करते हैं। एक्सटॉर्शन के बहुत अलग अलग तरीके हैं। कुछ में वो फ़ोन का एक्सेस ले लेते हैं, उनके कॉन्टैक्ट्स का एक्सेस ले लेते हैं। कई में वो ज़ोर ज़बरदस्ती धमका के उनसे पैसा रिकवर करने की कोशिश करते हैं। उसके अंदर हम लोग विक्टिम्स को कहते हैं कि आप जितना जल्दी साइबर थाने में जाएंगे, अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करेंगे, तो आपके फ़ोन के अंदर जो हिडन ऐप्स हैं या एप्लीकेशंस हैं, हम लोग उनको वेरीफाई करते हैं, उनको देखते हैं कि ये कौन सी वेबसाइट डोमेन्स और कौन से अकाउंट से लोग सेटल आउट हैं, CDR के हिसाब से ये कहाँ पर लोकेट हो रहे हैं, और फिर उनसे हम लोग क्रिमिनल्स को पकड़ लेते हैं। आप पकड़े जाते हैं। कुछ ऐसा भी देखने के लिए मिल रहा है सर, ये तो लोन ऐप्स की बात रही, कई जगह मैसेजेस आते हैं या फिर सेक्सटॉर्शन की सीधे वीडियो कॉल आ जाती है, और कई घटनाएं भी इसकी वजह से घटी हैं। उनको रोकने के लिए आप क्या कर रहे हैं उसको? वीडियो कॉल्स के लिए वो फ्रॉडस्टर एक ऑटोमेटेड वीडियो ऐसी वो अपने स्क्रीन पर चलाता है, जहां विक्टिम को लगता है कि मैंने ऐसी वीडियो देखी है, और फिर वो डेलिबरेटली उन लोगों को फ़ोन करते हैं, विक्टिम्स को, इस बात को कहते हुए कि आपको अब इतना पैसा दीजिए। तो हम इस बात में बार बार आम जनता को कहते हैं कि आपको इस प्रकार से किसी भी चीज़ों के डरने की ज़रूरत नहीं है। आप हरियाणा पुलिस के पास आइए, अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करवाइए, हम उसका IP एड्रेस निकलवा लेते हैं, उसके फ़ोन्स की डिटेल्स, कॉल डिटेल्स, IPDR, CDR, जितने भी हमारे पास टेक्निकल एनालिसिस पॉइंट्स हैं, और आराम से उनकी बहुत अच्छे से धरपकड़ करते हैं। ज़्यादातर कॉल्स हमारे पास इस टाइप के वेस्ट बंगाल से और झारखंड से ज़्यादा आ रहे हैं, तो इसके लिए हमारी 2 परमानेंट टीम्स जो हैं DG हरियाणा सर के दिशा निर्देशन पर, वो टीम्स को परमानेंटली उड़ीसा और झारखंड के अंदर स्टेशन कर दिया गया है। सर, जो मोबाइल सिम्स हैं उनको भी इस्तेमाल करके काफ़ी हद तक फ्रॉड होता है। आपने कहा कि बैंकों के अंदर तो KYC पर ध्यान दिया जा रहा है, लेकिन ये जो मोबाइल की सिम है, इन पर किस तरीके से अंकुश लगाया जाएगा जिनका गलत इस्तेमाल हो रहा है? मोबाइल फ़ोन्स की जो सिम्स मिलती हैं वो एक ऑथराइज एजेंट्स हैं जो ये सिम्स को देते हैं, और उनका मेन ऑब्जेक्टिव ये रहता है कि सेल हमारी इंक्रीज़ हो, सिम्स हमारे जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा। वो भी अपने मोबाइल के ऊपर जब उनका अकाउंट ओपन करवाते हैं तो वो कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स ले लेते हैं जो फॉर्ज्ड हैं, और वो क्रॉस वेरीफाई नहीं करते हैं इस बात को देखते हुए कि मैंने जिस आदमी का आधार कार्ड लिया है, क्या वही सचमुच वो आदमी है जिसको मैं सिम दे रहा हूँ या नहीं दे रहा हूँ। तो इस टाइप की बहुत सारे लूप होल्स हमारे पास आए हैं, जहाँ पर
मोबाइल कंपनी के जो नीचे वाले एजेंट्स हैं वो उन नॉर्म्स को नहीं मानते हैं या नहीं उनके ऊपर पूरा काम वाम करते हैं, बल्कि थोड़ा सा काम करके बस अपना टारगेट पूरा करने के लिए सिम्स एक्टिवेट करवा देते हैं। और बहुत बार ऐसा भी हुआ है कि एक ही एजेंट ऐसा है जो मल्टीपल सिम्स दिए जा रहा है, बहुत सारी सिम्स दे रहा है सिर्फ एक ही आदमी को, जबकि सेट नॉर्म्स है कि एक आदमी को 2 या 3 सिम ही मैक्सिमम मिल सकती है। कंपनी टू कंपनी डिफर करता है कितनी है। इसको कैसे रोका जाएगा सर? ये तमाम चीज़ें आपने कहा कि ये फ्रॉड होने के बाद क्या करना है ये तो लोगों को पता चल गया, लेकिन इसके लिए पहले से ही कि फ्रॉड हो ही ना, इसे कैसे सुनिश्चित करें? इसके लिए हमारी जितनी भी 4 बड़ी टेलीकॉम कंपनियां हैं उनके साथ हमारी टेलीकॉम सेक्टर पे हमारी उनसे बातचीत ये चल रही है कि आपके जो ओपनिंग फॉर्म्स हैं उसको आप OTP आधार कार्ड से ही लिंक करके खुलवाएं। ऐसा नहीं कि आप किसी का भी नंबर दे दें और फिर आपका फ़ोन स्टार्ट हो जाए। जो OTP है सिर्फ उसी जो आधार से रिलेटेड OTP है, आधार नंबर लिंक जो है उसी से ही करवाया जाए। और बैंक टेलीकॉम से हमारा ये काम चल रहा है, RBI से हमारी वार्तालाप चल रही है और जल्दी ही उस पर कोई डिसीज़न आएगा कि eKYC KYC नॉर्म्स उसके ठीक हो जाएं। तीसरा जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं गूगल, फेसबुक, ट्विटर, इनके भी हमारे अधिकारियों से बातचीत चल रही है कि जो कंटेंट अपलोड होता है किसी को भी बेवकूफ़ बनाने के लिए, उस पे हम लोग उनको उचित धाराओं में नोटिस दे रहे हैं और वो कंटेंट को रिमूव भी करवा रहे हैं। लगातार हम लोग उन ऐप्स को भी रिमूव करवा रहे हैं। चौथा हमारा जो बैंकिंग सेक्टर है उसके लिए हम लोगों ने 1930 में अपने नोडल बैंक्स अधिकारी बिठाए हैं। अगले महीने से 7-8 बैंकों के और अधिकारी आके बैठ जाएंगे ताकि लाइव केस के अंदर विक्टिम्स का पैसा वहीं की वहीं रुक जाए, आगे ना जा पाए, उनको वापस मिल जाए। और पांचवा 112 या 1930 पर हम लोगों ने स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा बढ़ा दी है ताकि मैक्सिमम लोग जो हैं वो कॉल करें और अपनी परेशानियां बताएं कि हमें ये परेशानी हुई थी और ये फ्रॉड हुआ था, ताकि उनकी सुनने वाला कोई ना कोई हो और उसका समाधान निकल पाए। सर, एनीडेस्क जैसी कई एप्लीकेशंस हैं, उन एप्लीकेशंस को अगर इंस्टॉल ही ना होने दिया जाए तो काफ़ी हद तक जो है फ्रॉड रुक सकता है। इस प्रकार के और भी कई एप्लीकेशंस या लिंक्स होते हैं, अगर गूगल चाहे या फिर जो प्लेटफॉर्म है एंड्रॉयड और iOS वो चाहे तो काफ़ी हद तक इससे बचा जा सकता है। देखिए इसके अंदर ना एनीडेस्क या क्विक व्यूअर ये कुछ ऐसी सिस्टम्स हैं हमारे जिनके 2 धारी तलवार हैं। ये इनके अंदर जिनको कंपनी को अपना काम करवाना है उनके लिए बेनिफिशियल भी हैं और जिसने इससे क्राइम करना है सर उसके लिए बेनिफिशियल है। तो एब्सोल्युटली इसको सिर्फ ये कह दिया जाए कि सर इसको डिलीट करवा दिया जाए, लेकिन जिनके लिए वो काम आ रही है जैसे बड़ी कंपनीज़ के लिए जहाँ पर वर्क फ्रॉम होम वाला कंसेप्ट चलता है वहाँ वो लोग एनीडेस्क को इस्तेमाल करते हैं तो उसका सबलेट दे देते हैं। तो ये उनके पार्ट पर देखना पड़ेगा कि क्या एनीडेस्क वाले जैसे सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल या डिलीट करने से बड़े लार्जर प्रोस्पेक्ट पे क्या असर पड़ेगा। ये सोचने विचार करने वाली बात है क्योंकि क्रिमिनल्स उसको दूसरे हिसाब से इस्तेमाल करते हैं नेगेटिव टर्म्स में, और एनीडेस्क जो रियल में जिस काम के लिए बना था वो आज भी पॉजिटिव तरीके से है। हम देख रहे हैं सर कई जो प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज़ हैं, अभी हमने देखा नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा, परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा और भी कई नेताओं के जो पेजेस थे वो हैक हुए थे। क्या वो इन्फॉर्मेशंस भी आप तक आई थी उसको लेकर के और क्या कार्रवाई की? हम लोगों के पास इन्फॉर्मेशन आए थे, फिर हम लोगों ने पता किया कि ये क्यों हुए। तो कुछ एड एजेंसीज़ हैं जिन लोगों ने इन पर कुछ अटैक करने की कोशिश की थी और कुछ हद तक ये सफलता भी प्राप्त हुई थी उनको, लेकिन हमारे पास जैसे ही आई हमने वो कंटेंट रिमूव करवा दिया और पता चला कि उस पेज पर जो अधिकारी का पेज है या नेताजी का पेज है उसकी एडमिन की पेज को चलाने की परमिशन किसी और बंदे के पास चली गई थी क्योंकि वो हैक अटैक इस टाइप का हुआ था। तो उसका एक्सेस कंट्रोल हमने कैंसिल करवा दिया, प्लस जो कंटेंट था उसको हटवा दिया। अभी हम लोग जिस एड एजेंसी की तरफ से उनको पीछे एड्स दिया गया था, अभी हम उनके पीछे लगे हुए हैं और जल्द ही क्रिमिनल्स को पकड़ लिया जाएगा। क्योंकि इसमें टाइम बहुत लगता है क्रिमिनल को पकड़ने में सर, तमाम केसेस में, अगर हम एक केस की बात नहीं स्पेसिफिक ये देखने के लिए मिलता है कि आप समय पर अगर कोई धरपकड़ हो गई या आपने कुछ चीज़ें मिल गई आपको तो कुछ कंट्रोल हो जाता है, लेकिन उसकी लास्ट चेन तक हम नहीं पहुंच पाते। सर इसके अंदर सबसे मेन इशू ये रहता है क्योंकि वेबसाइट्स का इशू है, IP डोमेन्स का इशू है और वो डे टू डे चेंजेस होते रहते हैं। तो हम उन कंपनीज़ के पास उनसे रिकॉर्ड लेना होता है कि ये डोमेन किसने रजिस्टर करवाया था, सर्वर कौन चला रहा है,
मोबाइल फ़ोन कौन चला रहा है और बैंक का फाइनेंशियल पार्ट कौन कर रहा है। तो ये चारों चेन जब इकट्ठी जुड़ जाती हैं तब हम लोगों को एग्जैक्ट साइबर क्रिमिनल का पता चलता है। फेस ऑफ इट पता नहीं होता कि किसने ये किया है, तो उसके लिए थोड़ा डीप एनालिसिस रहते हैं इसके अंदर, बैंक्स के भी हैं, सोशल मीडिया ऐप्स के भी हैं, तो इसमें थोड़ा सा हाँ सिम का भी इशू है, टेलीकॉम का भी इशू है। तो साइबर क्राइम जो है इंटरकनेक्टेड है काफ़ी जगह से, तो इसमें टाइम लगना लाजमी है, लेकिन लास्ट तक जब ये चारों चीज़ें कनेक्ट हो जाती हैं तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस बहुत सॉलिड और स्ट्रॉन्ग आते हैं। उसमें इफ़ एंड बट की ज़रूरत नहीं होती है, पता चल जाता है कि आईपी एड्रेस कहाँ और किसका है, तो फिर क्रिमिनल पकड़ा जाता है। एक अंतिम सवाल, लोगों को जो खबरें अभी तक के माध्यम से आपको देख रहे हैं उनको क्या सलाह देंगे और वो किस प्रकार से इन तमाम चीज़ों से बच सकते हैं? अगर फंस गए हैं तो फिर वो क्या कर सकते हैं? सर सबसे पहले ज़रूरी तो इस बात का है कि दिवाली का सीज़न, अभी हमारा त्यौहार का सीज़न आने वाला है, किसी भी प्रकार का कोई भी डिस्काउंटेड कूपन्स किसी फेक वेबसाइट से ना लें आप लोग। बहुत सारे प्रलोभन आप लोगों को दिए जाएंगे कि फ़लानी चीज़ फ़लाने पैसे में मिल रही है, वो सब प्रलोभन हैं, लालच दिए जा रहे हैं। वो पैसा आपको डिस्काउंट देने की बजाय वो आपके अकाउंट की डिटेल्स लेकर आपके पैसे ही निकाल लेंगे। तो मेरी आप लोगों से सबसे विनती है, पूरे हरियाणा वासियों से, कि आप डिस्काउंट कूपन्स के चक्कर में बिल्कुल ना रहें। जहाँ पर भी ये मिलते हैं ये सब लालच देकर आपके फ्रॉड करने वाले हैं। नंबर दूसरा, बहुत सारे ऐसे कॉल्स आ रहे हैं हमारे पास भी आप लोगों की तरफ से, जहाँ पर ये कहा जाता है कि सर मेरे को फ़लाने अधिकारी का फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि आपका डॉक्यूमेंट हमें कहीं एक ऐसी जगह मिला है और आपको अगर बचना है तो आप इतना पैसा दीजिए। वो ब्लैकमेलिंग का है। आप किसी भी ऐसे अधिकारी जो आपको फ़ोन करता है या आपको कहता है कि आप स्काइप कॉल पे आ जाइए, हम आपके बयान लिख लेंगे, या कुछ और ऐसे लुभावने सपने देता है कि आप बच जाएंगे, तो आप ऐसा बिल्कुल ना करें। आप अपने सबसे पास वाले थाने में जाएं, वेरीफाई कर लें कि जिसका कॉल आया था वो सचमुच में वो ऑफिसर है या नहीं है, या आपको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है ये दिखाकर कि जी हम थाने चौकी से या सीबीआई से या एनसीबी से या किसी भी ऐसे अधिकार क्षेत्र से बोल रहे हैं। चौथा, जितने व्हाट्सएप और टेलीग्राम्स के ऊपर आपको लिंक्स आते हैं आप उनको बिल्कुल भी ना खोलें। अननोन नंबर से तो बिल्कुल ना खोलें, और जो आपके पास रेगुलर एसएमएस आते हैं उनके लिंक्स भी आप बिल्कुल ना खोलें। जान पहचान वाले का आपको पता है उनका नहीं आएगा। अनपढ़ या जो ऐसे कॉल्स हैं जो आप नंबर नहीं जानते, अननोन टाइप करके हैं, आप उनके ऊपर बिल्कुल भी क्लिक ना कीजिए। यदि फिर भी ये क्लिक हो जाता है और आपके साथ कोई फ्रॉड हो जाता है तो आप पहले 15 मिनट आधा घंटे के अंदर अंदर ही 1930 या 112 पे आप कॉल कर दीजिए। हम यहाँ आपका जितना पैसा है जो आगे ट्रांसफ़र होने वाला था उसको ब्लॉक करवा देंगे, और वो आने वाले समय में बैंक्स को नोटिस देकर वो आपके अकाउंट में वापस रिट्रीव करवा देंगे। शुक्रिया बात करने के लिए। तो एसपी साइबर क्राइम अमित दहिया जी हमारे साथ थे। और सतर्कता सबसे पहली सावधानी है। अगर आप सतर्क रहेंगे तो काफ़ी हद तक इस प्रकार के फ्रॉड से बच सकते हैं, और अगर फ्रॉड हो भी जाए तो समय रहते अगर डायल 112 आपकी तरफ से डायल किया जाएगा उस फ्रॉड को रिपोर्ट कराने को लेकर के, तो काफ़ी हद तक जो आपका नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई भी हो सकती है। पंचकुला से कैमरामैन ललित के साथ जितेंद्र चौधरी, खबरें अभी तक।